Bismillahirrahmanirrahim and hi everyone. In this video lecture we would be talking about the great Greek philosopher Aristotle, that was one of the great student of the Plato, that lived from 384 BCE to 322 BCE. ओके सो हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ द बायोग्राफी ऑफ एरिस्टोटल, और हम जो है कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से उसको एक रियलिस्ट ग्रीक फ़िलासफ़र माना जाता है. फिर हम उसकी मेथड्स को देखेंगे कि किस तरह उसने एवोल्यूशनरी साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किए. फिर उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट को देखेंगे इन स्पेशल रेफरेंस टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. और फिर हम उसके फॉर्म्स ऑफ स्टेट को जाएंगे, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जो उसने दिए थे, और जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह ये स्टेट जो है, किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स जो है वो जस्ट अचीवमेंट ऑफ जस्टिस के बेस पर इसकी डिवीज़न होती है. फिर उसने जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी थी बेस्ड ऑन फिज़िकल एंड मेंटल कैपेसिटी, वो हम पढ़ेंगे. और लास्ट में हम उसकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, कॉजेज़ भी पढ़ेंगे, उसकी रेमेडीज़ भी पढ़ेंगे जो उसने दिए थे, और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे. Okay, so let's have a look at his biography. Aristotle was born in 384 BCE and died in 322 BCE. वो जो है स्टेगरा में पैदा हुए थे, जो एक सिटी है मैसेडोनिया की. अभी वो इलाका नॉर्दर्न ग्रीक में आता है. एंड ही वॉज बॉर्न टू द नाइकोमैकस, दैट वॉज हिज फादर, एंड हिज मदर पाइस्टिस, और उसकी एक सिस्टर भी थी एमनेस्टी. नाइकोमैकस की डेथ के बाद जो है एरिस्टोटल की ब्रॉटअप जो है अपने बहनोई ने की थी, जिसका नाम था पाइथियस. ओके, अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें तो उसने अर्ली एजुकेशन जो है वो ली थी स्टेगरा में. और जब वो 17 ईयर्स का हुआ था तो उसके बाद उसने प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लिया था. एंड व्हेन ही गॉट एडमिटेड टू द प्लेटोज एकेडमी ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड. और उस टाइम प्लेटो जो है वो अपनी बुक द लॉज लिखने में मसरूफ़ था. यही वो टाइम पीरियड है जिससे एरिस्टोटल जो है इन्फ्लुएंस हुआ था, और हम कहते हैं एरिस्टोटल की रियलिस्ट फ़िलासफ़ी जो है वो डेवलप हुई थी. क्योंकि प्लेटो जो है, जब उसने देखा कि उसकी जो आइडियल कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग द स्टेट, रिगार्डिंग द जस्टिस, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सोल, एंड द कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है. बेस्ट आइडियल तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है. तो उसने क्या किया, उसने बहुत कोशिश की. वो एथेंस में भी प्रैक्टिस नहीं हुई. फिर वो गया था साइरक्यूज़. वहाँ का जो लीडर है डायनोसियस, उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि इस तरह का कोई स्टेट जो है वो इन प्रैक्टिस ला सके. लेकिन उसने क्या किया, एरिस्टोटल को इम्प्रेजेंट कर लिया, और फिर जो है वो प्लेटो को, और प्लेटो जो है वो वापस आ गया. उसने फिर एकेडमी बनाई एंड ऑल दीज थिंग्स. तो उसने इस टाइम, अभी वो द लॉज बुक लिख रहा जब एरिस्टोटल उसकी एकेडमी में एडमिशन लेता है. तो यही वो टाइम है जब प्लेटो ने वो जो आइडियल कॉन्सेप्ट से वो थोड़े से पीछे रखकर, और वो थोड़े से रियलिस्ट बातें करने लगा. उसने फिर कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया, अपने आइडियल कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया. तो यही वो टाइम पीरियड है जिससे एरिस्टोटल जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था. अच्छा, एरिस्टोटल जो है वो 20 ईयर्स तक जो है वो रहा उस एकेडमी में. 20 ईयर्स क्यों, 20 ईयर्स जो है प्लेटो की डेथ तक वो वहाँ पर रहा. लेकिन प्लेटो की डेथ के बाद जब एकेडमी जो थी उसका चार्ज किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, इस क्वेश्चन पे जो है कॉन्फ्लिक्ट चला, तो एरिस्टोटल ने जो है वो जगह छोड़ दी. वो दोबारा अपने स्टेगरा में आ गया, और फिर वापस जाकर एथेंस में उसने 335 BCE में अपनी एकेडमी बनाई, जिसका नाम उसने लाइसियम रखा. अच्छा, हम देखते हैं कि प्लेटो ने कुछ चीज़ें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है या कुछ सब्जेक्ट्स है जिनको हम मानते हैं कि एरिस्टोटल उनका फादर है. फॉर एग्जांपल, हम मानते हैं कि पेरिपेटिक फ़िलासफ़ी जो है एरिस्टोटल को उसका फादर मानते हैं. तो पेरिपेटिक फ़िलासफ़ी जो है, पेरिपेटिक फ़िलासफ़ी बेसिकली है क्या चीज़. पेरिपेटिक का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पेरिपेटियन से निकला है, और उसका मतलब होता है टू वॉक. तो ये वर्ड इसको क्यों दिया गया, क्योंकि एरिस्टोटल जब अपनी एकेडमी में पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, तो वो वॉक करके पढ़ाता था अपने स्टूडेंट्स को. तो इस वजह से उसकी जो पेरिपेटिक फ़िलासफ़ी थी, जो जिसका फाउंडर एरिस्टोटल है, उसको पेरिपेटिक फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया.
अच्छा, पेरिपेटिक फ़िलॉसफी जो है ना, उसमें बहुत लाइक यू कैन से ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज़ उसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें एम्पेरिसिज्म आता है। एम्पेरिसिज्म जो है ना, बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस को, एक्सपीरियंसेस को। और टेलियोलॉजी आता है। टेलियोलॉजी बेसिकली वो बिलीफ होता है कि हर एक चीज़ जो है दुनिया में, उसका एक इनहेरेंट मकसद होता है, उसका एक गोल होता है। और हाइलोमॉर्फिज्म जो है उसका भी उसमें भी आता है। पेरिपेटिक फ़िलॉसफी में ये कॉन्सेप्ट भी आता है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो बिलीव करता है कि हर एक चीज़ जो है ना, वो मैटर और फॉर्म दोनों मिलकर रियलिटी बनाते हैं। जिस तरह प्लेटो बोलता था कि सिर्फ फॉर्म जो है ना वो रियल है और मैटर जो है वो रियल नहीं है। वो कहता था कि हर एक चीज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज एक आइसक्रीम है, तो जो आइसक्रीम का जो वर्ड है ना, और जो आइसक्रीम का आइडिया है वो रियलिटी है, और जो आइसक्रीम शक्ल में जो है उसका स्ट्रक्चर वो रियलिटी नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अरिस्टोटल का ये मानना है कि नहीं, रियलिटी जो है मैटर और फॉर्म दोनों मिलकर जो है रियलिटी बनाते हैं। अच्छा, इसमें जो चौथा कॉन्सेप्ट आता है वो एसेंशियलिज्म का आता है। एसेंशियलिज्म का मकसद होता है कि हर एक चीज़ जो है ना, उसका जो नेचर है ना, एसेंशियल जो उसका नेचर है उस पे जो है फोकस करता है, रेदर देन जस्ट देयर अपीयरेंसेस। लाइक हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक कप है, तो कप जो है वो उसकी सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं, उसकी जो है एसेंशियल नेचर को देखेंगे, उसका मकसद क्या है, वो किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है एसेंशियलिज्म। और फिर पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, ये जो है, ये तो नेम से भी जाहिर है कि जो एक्चुअलिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, और जो एक्चुअल नेचर होता है, मींस द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। तो वो जो है, ये सारी चीज़ें जो है पेरिपेटिक फ़िलॉसफी में आते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है अरिस्टोटल ने अपने फ़िलॉसफी में किसी न किसी तरह से उन्होंने यूज़ की थी। इस वजह से हम बोलते हैं कि अरिस्टोटल इज़ अ फादर ऑफ पेरिपेटिक फ़िलॉसफी। अच्छा, दूसरा जो है वो पॉलिटिकल साइंस का फादर भी हम उसको मानते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स जो है उसकी बात तो स्टेट की बात तो प्लेटो ने भी की थी, स्टेट की बात इसके अलावा भी जो है ना फ़िलासफ़र्स ने की थी, सोक्रेटिस ने की थी। लेकिन उसको पॉलिटिकल साइंस का फादर क्यों मानते हैं अरिस्टोटल को? क्योंकि उसने एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, जिस तरह एक साइंस सब्जेक्ट में होता है, एक प्रॉपर मेथड उसने अडॉप्ट किया था। और वो क्या था, उसने जो है ना डिफरेंट कंपैरेटिव एनालिसिस किए थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के। उसने कोई 152 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था। फिर उसके बाद उसने अपनी फ़िलासफ़ी डेवलप की। उसने पॉलिटिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, उसने सिटीज़नशिप की, लॉ एंड ऑल द थिंग्स, उनका कॉन्सेप्ट दिया। तो इस वजह से हम एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का फादर मानते हैं। अच्छा, तीसरा जो चीज़ है जो हम अरिस्टोटल से कनेक्ट करते हैं वो है फॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक के फादर भी जो है अरिस्टोटल है। फॉर्मल लॉजिक जो है बेसिकली लॉजिक का एक ब्रांच होता है जो रीजनिंग और आर्गुमेंटेशन को और मैथमेटिकल टेक्निक्स को दोनों को एक साथ मिलकर जो है अडॉप्ट करते हैं किसी भी फिनोमेना पर, किसी भी जो है ना कॉन्सेप्ट पर, और फिर जो है उसको कंक्लूजन जो है वहाँ से निकालते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अभी जो फॉर्मल लॉजिक है उसकी एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी में, लिंग्विस्टिक में, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। यानी रीज़न और जो है रीज़न का इस्तेमाल करके और मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अरिस्टोटल के साथ हम कनेक्ट करते हैं और इस अरिस्टोटल को उनका फादर भी मानते हैं। ओके, अगर हम बात करें अरिस्टोटल की मेजर कंट्रीब्यूशंस की, तो उसकी कंट्रीब्यूशंस हमें मेटाफिज़िक्स में भी नज़र आती है, एथिक्स में भी, पॉलिटिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, लॉजिक में भी, एंड इवन पोएटिक्स में भी। मेटाफिज़िक्स में क्या करता है, वो जो रियलिटी होती है किसी भी चीज़ की, रियलिटी या उसकी एग्जिस्टेंस, उसको एक्सप्लोर करता है। एथिक्स में जो है वो विर्चूज़ की, मॉरल कैरेक्टर की, उसकी बिल्डिंग की बात करता है। पॉलिटिक्स में क्या करता है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है एग्जामिन करता है और एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी जो है उसके लिए एडवोकेट करता है कि किस तरह से एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी जो है वो बन सकता है और उसमें एक स्टेट का कितना रोल हो सकता है। बायोलॉजी में जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को करता है, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो करता है। और फिर जो है उसने थ्योरीज भी दी थी कुछ रिप्रोडक्शन के ऊपर और एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर।
अगर हम बात करें लॉजिक की, तो उसकी फॉर्मल लॉजिक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें जैसे अभी हमने पहले बात की कि वो रीजनिंग को और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है दोनों को मिलाकर किसी भी फिनोमेना के ऊपर एडॉप्ट करते हैं। पॉलिटिक्स में उसने क्या किया था, उसमें लिटरेचर को स्टडी किया, ड्रामा को स्टडी किया, और जो एपिक पोइट्री ट्रेजेडी होती है उनको जो है जो है उसने स्टडी किया। ओके, अगर अब हम बात करें एरिस्टोटल की डिवीजन ऑफ नॉलेज की, तो एरिस्टोटल ने नॉलेज को जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमारे पास है नॉन थ्योरेटिकल और दूसरा है थ्योरेटिकल। नॉन थ्योरेटिकल को उसने प्रोडक्टिव और प्रैक्टिकल में डिवाइड किया था, जो आगे फर्दर उसकी डिवीजन होती है प्रोडक्टिव को रिटोरिक और आर्ट में, और प्रैक्टिकल को एथिक्स और पॉलिटिक्स में। और थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें तो उसको मेटाफिज़िक्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स में डिवाइड किया था। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो नॉन थ्योरेटिकल में, पहला है प्रोडक्टिव, उसकी दो डिवीज़न है हमारे पास, सब डिवीज़न है रिटोरिक और आर्ट। तो रिटोरिक जो है हमारे पास होता है जो डिबेट्स जो होती है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल डिबेट जो होती है, जो एक एग्जिस्टिंग बिलीफ होता है और उसको आर्गुमेंट के थ्रू जो है लोगों को बताया जाता है या लोगों को कन्विंस किया जाता है उस एग्जिस्टिंग बिलीफ के थ्रू। अच्छा, आर्ट जो होता है ना, एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी में आर्ट क्या होता है कि इंसान जो अपने मेहनत से या अपने जो उसका स्ट्रगल है उससे वो क्या करे, आइडियाज़ को जो है एक मटेरियल फॉर्म दे दे, तो उसको वो बोलते हैं आर्ट। एथिक्स जो है ना, स्टडी ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल वर्च्यू को बोलते हैं। पॉलिटिक्स तो पता है, स्टडी ऑफ सिटी स्टेट्स एंड स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एट्सेट्रा। और उसके बाद जो हमारे पास आता है थ्योरेटिकल में, मेटाफिज़िक्स और नेचुरल फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स। तो मेटाफिज़िक्स जो है एक नॉलेज का एक ब्रांच होता है, जिसमें नेचर की जो फंडामेंटल रियलिटी है ना, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है वो नेचुरल वर्ल्ड की फ़िलासफ़ी की स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल काजेस ऑफ मोशन की, चेंज की, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरह जो है डिफरेंस है। ये सारी जो लिविंग वर्ल्ड की स्टडी है, तो ये नेचुरल फ़िलासफ़ी में आता है। और फिर मैथमेटिक्स है, तो यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये सारा जो है एरिस्टोटल की डिवीजन ऑफ नॉलेज थी। अब अगर हम बात करें एरिस्टोटल के नोटेबल थ्योरीज़ की, कि उसने कौन कौन सी थ्योरीज़ दी थी, तो उसने बेसिकली उसने ऐसे कोई अलग अलग थ्योरीज़ नहीं दी थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ का था, वो कॉन्सेप्ट था स्टेट का। और उसके बाद उसने ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, चाहे वो गोल्डन मीन का है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, चाहे वो लॉ का है, चाहे वो रिवोल्यूशन का है, प्रॉपर्टी का है, सिटीजनशिप का जो भी है, तो वो सारा जो है उन्हीं से ही कनेक्टेड आइडियाज़ है। जिस तरह हमने प्लेटो की आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसमें फिर हमने जस्टिस, उसमें हमने फिर डिवीजन ऑफ सोल की, या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली, एजुकेशन सारा पढ़ा था, तो वो उसके साथ ही कनेक्टेड था। इसी तरह एरिस्टोटल की भी जो थ्योरीज है, वो सारे जो है उसकी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, एरिस्टोटल को हम द लास्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ट्रायम्विरेट भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स है, जो 3 ग्रेट ग्रीक फ़िलासफ़र है, उसमें जो लास्ट वन था और जो बहुत ज़्यादा जिसको रिकॉग्निशन भी मिली, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस का फादर भी मानते हैं, वो है एरिस्टोटल। सो ट्रायम्विरेट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला था सोक्रेटिस, फर्स्ट, सेकेंड था हमारे पास प्लेटो, और थर्ड वन जो है, जो लास्ट भी था, वो द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड भी था, वो हमारे पास है एरिस्टोटल। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जिससे हमें जो है उसकी पूरी फ़िलासफ़ी समझ आ जाएगी रिगार्डिंग द स्टेट। एरिस्टोटल जब अपनी फ़िलासफ़ी का स्टार्ट करता है ना, वो कहता है ह्यूमन या मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है और बाकी जो एनिमल्स है, वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह डिफ़र करते हैं कि बाकी जो एनिमल्स हैं उनके भी वॉइसेस होते हैं, वो जो है ना आवाज़ें निकालते हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। और इंसान के पास ये पावर है कि वो बात कर सके, वो डिफरेंट लोगोस का या सिंबल्स का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उसके पास रीज़न भी होता है, वो विजडम रखता है।
अनलाइक टू द अदर एनिमल्स। तो वो कहता है जब इंसान के पास स्पीच का भी पावर है, वो सिंबल्स का भी डिफरेंट यूज़ कर सकता है और उसके पास रीज़न भी है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है। किस तरह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लोग जो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट सिंबल्स जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। और ये एक लॉ ऑफ नेचर भी है कि जो लोग हमारी तरह होते हैं, चाहे वो नेचर में हमारी तरह हो, चाहे वो कल्चर में हमारी तरह हो या कस्टम्स में हमारी तरह हो, तो हम उनके साथ रहने में ज़्यादा जो है कंफर्ट फील करते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करते हैं, वो स्पीच और लोगोस का इस्तेमाल करके एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एसेंस के लोग जब करीब आएंगे, सारा एक ग्रुप बनेगा, तो फिर उसके लिए कुछ रूल्स भी चाहिए होंगे, कुछ गवर्निंग अथॉरिटी भी चाहिए होगी। तो यहाँ से क्या होता है, हर इंसान के पास रीज़न है, हर इंसान स्पीच कर सकता है, वो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर सकता है। तो वो क्या होगा, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो कहता है हर बंदा जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन हर बंदा जो है वो रूल नहीं कर सकता। तो वो रीज़न देता है, वो कहता है कि यहाँ से हर किसी को तो फ्रीडम मिल गई, लेकिन फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि ये जो चाहेंगे, जो लोग चाहेंगे वो सारा सब कुछ होगा। वो लोग ही रूल करेंगे, वो लोग ही जो है गवर्न कर सकते हैं, जो ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो लोग ख़ुद को रिस्ट्रेन कर सकते हैं और जो ख़ुद पे कंट्रोल जो है वो रख सकते हैं, तो वही लोग जो है वो गवर्न कर सकते हैं दूसरों को। ये एक फेमस कोट भी है कि जो बंदा अपने सोल को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता हो, वो दूसरों को भी रूल कर सकता है, वो दूसरों को भी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ से हम जो है ना उसकी हायरार्की इन सोल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यानी उसने फॉर्मल कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, जिस तरह प्लेटो ने दिया था। 3 एलिमेंट्स होते हैं सोल में, डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो उसने की थी। लेकिन हमें जो है, अगर हम इसकी डीप स्टडी करें तो हमें ये लगता है कि उसने कहा था कि जो लोग ख़ुद को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, जो वो लोग गवर्न भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स सारे लोग तो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ लोग ही होंगे जो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर वो गवर्न भी कर सकेंगे। और कुछ लोग जो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो गवर्न भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 ग्रुप्स जो है दिखाई देते हैं। और हमें यहाँ से एक जो है एक स्पिरिचुअल लेवल पर एक कैटेगराइजेशन नज़र आती है और एक सोशल लेवल पे। यानी एक हायरार्की इन स्पिरिचुअल लेवल के कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, ये डिपेंड होगी। कुछ लोग जो है जो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या होंगे, सोशल लेवल पर वो गवर्न करेंगे। और जो लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते स्पिरिचुअल लेवल पर, वो सोशल लेवल पर गवर्न भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आता है। जिस तरह बाकी जो लिबरल डेमोक्रेट्स है वो कहते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं, वो प्रॉपर इक्वालिटी की या फुल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि हर कोई जो है, हर किसी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो रूल कर सके, या हर किसी को इक्वल पावर जो है देने का ये मतलब नहीं है कि हर कोई गवर्न करेगा। क्योंकि इंसान जो है बनाया ही इस तरह से जाता है कि कुछ लोग नेचुरली जो है वो इन्फीरियर होते हैं इंटेलेक्चुअली, और कुछ लोग जो है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होंगे वो रूल करेंगे, और जो लोग इन्फीरियर होंगे इंटेलेक्चुअली वो क्या होंगे, वो रूल्ड होंगे। तो यहाँ से हमें उसकी स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमें नज़र आता है। उसने जो है ना कहा था कि कुछ ही लोग रूल करेंगे, मतलब सारे लोग रूल नहीं करेंगे। कुछ लोग जो रीज़नेबल हो, जो सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हो, जो ख़ुद को रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज कर सकते हो, वही लोग जो है रूल भी करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेचुरल एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा था कि जिस तरह कि प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था कि फ़िलोसोफर किंग होगा, सारे रूल्स वो बनाएगा, और कस्टम्स की या ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फ़िलोसोफर किंग ही जो है एक जस्ट बंदा होगा, और जो है वो रीज़नेबल बंदा होगा, वो जो करेगा वो होगा। अनलाइक द प्लेटो, एरिस्टोटल जो है जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत
वैल्यू रखता है अपनी फ़िलॉसफी में, और वो कहता है कि किंग जो है या फ़िलोसोफर किंग जो है उसका रूल नहीं होगा, बल्कि रूल क्या होगा, रूल लॉ का होगा। और लॉ वो लॉ होगी जिसमें कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी आएंगे, यानी आप अपने सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशन को भी साथ लेकर चलेंगे। और जो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी है, जो फ्यू पीपल है, जो फ्यू रीजनेबल इंटेलेक्चुअल पीपल है, वो जो लॉ बनाएंगे तो उसका रूल होगा। और फिर अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर क्या होगा, जो गवर्नमेंट में लोग होंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यहाँ से वो कहता है कि स्टेट का जो मेन गोल है, जिस तरह एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लेटो ने कहा था कि जो स्टेट का मकसद है वो क्या है, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना, और जस्टिस को इस तरह इस्टेब्लिश करना कि लोगों को इस तरह डिवाइड करना जिस तरह उनके सोल में जो है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। अनलाइक द प्लेटो, एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट का जो मेन गोल है वो क्या है, मोरल परफेक्शन है सिटीजन्स की। और जब ये पूरा इस तरह से चलेगा जिस तरह से हमने बात की, तो क्या होगा, इसी तरह से ही मॉरल परफेक्शन होगी सिटीजन्स की। अभी हम उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, और जो इससे पहले हमने उसकी पूरी डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक नाउ इट वुड बी कंसिडरेबली ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ स्टेट। अच्छा, हम उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट में जो है ना मेन 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट मेन इज़ ज़ोन पॉलिटिकॉन। ये उसका कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान है ना, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक सोशल एनिमल है। और इससे पहले भी हमने ये बात की कि इंसान जो है ना वो एक कम्युनिटी में रहता है, वो कम्युनिटी के बग़ैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके नीड्स होते हैं। कुछ नीड्स उसके फैमिली लेवल पर कंप्लीट होते हैं, फुलफ़िल होते हैं। कुछ उसकी जो है कुछ नीड्स उसके सोसाइटी के लेवल पर कंप्लीट होते हैं, और कुछ नीड्स उसके जो है स्टेट के लेवल पर फुलफ़िल होते हैं। तो वो कहता है इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग या मैन, वो एक सोशल एनिमल है। इट मीन्स कि जो है वो नेचुरली सेल्फ सफिशिएंट उसको नहीं बनाया गया। वो ऐसा है कि उसको ज़रूरत होती है दूसरे इंसानों की, तो इस वजह से वो क्या होता है, वो एक सोसाइटी में रहता है। और एरिस्टोटल जो है ये भी कहता है कि man by nature is a political animal, so he who does not live in a state or who does not need a state is either a beast or a god। वो कहता है कि इंसान जो है ना ऐसा बाय नेचर बनाया गया कि वो एक पॉलिटिकल एनिमल है या सोशल एनिमल है, मींस वो एक पॉलिटिकल ग्रुप में या वो एक सोशल कम्युनिटी में रहता है। तो जो बंदा जो है उसको स्टेट की ज़रूरत नहीं होती या वो स्टेट के बगैर रहता है, इसका मतलब है या तो वो गॉड है, मींस कि वो एक परफेक्ट जो है ना परफेक्ट बॉडी है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी स्टेट वगैरह में रहने की। और या जो है ना ऑन द लोअर लेवल अगर हम देखें तो वो या बीस्ट है, जिसको ना स्टेट की ज़रूरत है और ना वो स्टेट में रहना चाहता है। इस कोट से वो सिर्फ जो है ना इम्पोर्टेंस शो करना चाहता है कि इंसान की जो इम्पोर्टेंस है वो एक स्टेट के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी। अच्छा, वो दूसरा कहता है स्टेट इज़ प्रायर टू द ह्यूमन बीइंग। सो अगर हम हिस्ट्रिकली देखें तो मैन इज़ प्रायर मींस के इंसान पहले आता है, इंसान मिलकर जो है ना वो एक स्टेट बनाते हैं। तो इट मींस कि हिस्ट्रिकली इफ़ वी सी, सो ह्यूमन बीइंग और मैन इज़ प्रायर टू द स्टेट। लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें, जो एरिस्टोटल समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इंसान जो है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस एक स्टेट के अंदर है और स्टेट के बाहर इंसान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम एरिस्टोटल को ना उन ऑर्गेनिक फ़िलासफ़र्स में एक फ़िलासफ़र मानते हैं जो इंसान को इम्पोर्टेंस देता है, तो वो विद इन द स्टेट ही इम्पोर्टेंस देता है इंसान को। वो कहता है कि जब इंसान जो है वो स्टेट के बगैर रहता हो ना, तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो वो सारा जो ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस है वो अटैच करता है टुवर्ड्स द स्टेट। और यहाँ पे वो ना एक इम्पॉर्टेंट एनालॉजी यूज़ करता है फ्लावर और सीड की। वो कहता है कि सीड जो होता है ना, सीड पहले होता है लाइक जब हम जो है ना बीज को मट्टी के अंदर बोते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो ग्रो करता है, पूरा जर्मिनेशन प्रोसेस होता है और फिर जो है ना वो फ्लावर बनता है। तो फ्लावर जो होता है ना वो आता तो बाद में है, सीड के बाद आता है, लेकिन सीड जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो हम जब बोते हैं तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती जब तक फ्लावर ना निकल आए। और जब फ्लावर निकल आए तो उस सीड की आइडेंटिटी का हमें पता चल जाता है कि आया दिस इज़ अ रोज़ और दिस इज़ अ लिली फ्लावर और दिस इज़ अ जैस्मीन फ्लावर, इस तरह कोई भी, ठीक है।
तो जो फ्लावर की आइडेंटिटी है ना वो जो सीड की आइडेंटिटी है ना वो फ्लावर के ग्रो होने के बाद हमें पता चलता है। तो वो कहता है कि इंसान भी इसी तरह, पहले तो इंसान ही होते हैं लेकिन उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो ना उनकी कोई इम्पोर्टेंस होती है जब तक जो है ना स्टेट ना बन जाए। और स्टेट बनता है तो स्टेट जो है ना वो पूरी इम्पोर्टेंस ह्यूमन बीइंग्स को देता है। जैसे हम बात करें अगर अमेरिकन स्टेट की ना, तो हम जब अमेरिकन पीपल ही जब हम बात करेंगे तो उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स जो वहाँ पर मौजूद है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करेंगे, मोस्ट ऑफ़ द पीपल, ठीक है। मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ कोई और वैल्यूज़ पे भी बिलीव कर सकता है। तो वो जो है ना हमें ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, तो ये क्या है, ये उनकी स्टेट की वजह से है, वो लोगों की वजह से नहीं है, वो उनकी स्टेट की वजह से, जो उनका एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनकी ये बात मौजूद है। तो ये जो हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो वो उसकी स्टेट के साथ अटैच होती है। विदाउट द स्टेट जो है ना उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। वो कहता है कि स्टेट जो है ना वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। हर एसोसिएशंस में हम देखें, फैमिली भी हमारे पास एक ह्यूमन एसोसिएशन है, फिर इसी तरह हमारे पास सोसाइटी भी एक ह्यूमन एसोसिएशन है, लेकिन जो स्टेट है वो क्या है, वो हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशंस है। तो वो कहता है कि जो स्टेट है ना वो सारे इंसान के जो सारे नीड्स है ना वो फुलफ़िल कर सकता है, क्योंकि स्टेट इन इट सेल्फ जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसानों को जो है ना स्टेट की ज़रूरत है। और वो कहता है कि जो स्टेट है ना उसी में रहकर ही इंसान जो है ना अपने गुड लाइफ को जो है वो अचीव कर सकता है। So here we can agree with Aristotle's famous statement that state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। क्योंकि हमने जो सारी डिस्कशन कर दी उसमें हमने यही बात की कि स्टेट जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स है ना उनकी फुलफ़िलमेंट के लिए एग्जिस्टेंस में आया। और फिर जो है हमने फाइनली लास्ट में ये बात भी की कि वो कहता है कि जो स्टेट के बग़ैर इंसान की जो गुड लाइफ है उनको अचीव नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है स्टेट जो है ना कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, और फिर वो कहता है एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो यही जो है यहाँ से वो स्टेट की इम्पोर्टेंस की बात करता है, और ह्यूमन बीइंग्स की जो है ना स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसकी भी बात करता है। अच्छा, अब उसने तो इंसान की बात की कि इंसान जो है ना पॉलिटिकली किस तरह से है या सोशली जो है ना वो क्या है, मींस बाय नेचर इंसान किस तरह से है, वो बात उसने कर दी। फिर उसने स्टेट की इम्पोर्टेंस की बात की कि इंसान जो है ना वो स्टेट के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो है ना स्टेट अगर है भी, सपोज़ स्टेट इस्टेब्लिश हो गया, तो अब रूल उसको कौन करेगा, किस तरह से रूल होगा? क्या अरिस्टोटल जो है प्लेटो की तरह कहता है कि एक फ़िलासफ़र किंग होगा, पूरा एजुकेशन प्रोसेस के बाद एक फ़िलासफ़र किंग आएगा, यानी उसकी क्या जो है ना व्यूज़ है रिगार्डिंग द रूल ऑफ द स्टेट। सो वह कहता है कि अनलाइक द प्लेटो जो कहता है कि फ़िलासफ़र किंग की रूल होगी ना, तो अरिस्टोटल कहता है कि वो जो इंसान है ना, वो जो ह्यूमन बीइंग है, फ़िलासफ़र किंग ज़ाहिर है ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, तो वो हो सकता है वो बड़ा रीज़नेबल हो सकता है उसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट उसके सोल में जो है वो रीज़न हो, और वो रीज़न के मुताबिक ही जो है ना काम करे। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है उसके सोल के अंदर रीज़न जो है, जो वो कहता है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, वो सबजुकेट हो जाए और कोई और एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट हो जाए। लेट्स सपोज़ करेज डोमिनेंट हो जाए, लेट्स सपोज़ एपिटाइट जो है ना वो डोमिनेंट हो जाए। तो वहाँ से क्या होगा कि पूरी जो बैलेंस अब प्लेटो ने जो है ना आइडियलाइज़ किया हुआ था एक सोसाइटी, बैलेंस सोसाइटी, तो वो तो पूरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो वो कहता है कि मतलब वो कहता है कि जो फ़िलासफ़र किंग है ना वो ही हैज़ अ रीज़न, मीन्स कि उसके पास रीज़न है बट नॉट विदाउट अ पैशन, मीन्स कि उसके पास पैशन भी है। लेकिन लॉ जो है ना, लॉ इन इट्स सेल्फ जो कानून होता है ना, वो क्या होता है, वो रीज़न होता है। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, लोगों की रीज़न जो है ना वो सारी मिलती है, लोगों की इंटेलेक्ट मिलता है तभी लॉ बनता है। बट लॉ इन इट्स सेल्फ इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन। तो मीन्स वो कहता है कि फ़िलासफ़र की बजाय अगर लॉ की रूल होगी ना,
मतलब जो लोग मिलकर, इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना मिलकर, सारे लेजिस्लेटर्स जो है वो सारे मिलकर लॉ बनाएंगे, तो लॉ जो है ना इन इटसेल्फ, वो लोग तो है, रीज़न भी है उनके पास, लेकिन उनके पास पैशन भी है। लेकिन जो लॉ है ना वो खुद रीज़न है, मतलब सब लोगों की रीज़न की एक कलेक्शन है, लेकिन उसमें कोई पैशन नहीं है। लॉ इन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी पैशन। वो कहता है लॉ जब रूल होगी ना, लॉ की जब रूल होगी तो तब ही एक स्टेट जो है ना वो जस्ट स्टेट बनेगा। यानी प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों चाहते हैं कि एक स्टेट हो, एक जस्ट सोसाइटी हो, लेकिन उनकी जो व्यूज़ है ना वो डिफरेंट है। कि एरिस्टोटल चाहता है कि वो लॉ जो है ना रूल करे उस सोसाइटी में, और कोई इंडिविजुअल बंदा जो है वो रूल ना करे, डिस्पोटिक रूलर ना हो। जबकि प्लेटो जो है वो एक डिस्पोटिक या यू कैन से अथॉरिटेरियन किस्म का जो है ना एक फ़िलासफ़र किंग चाहता कि वो रूल करे बाय रीज़न। तो ये जो है ना एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये तो लॉ हो गई ना। अब लॉ को बनाएगा कौन, मतलब क्या सोसाइटी में जो वेल्दियर क्लास होंगे वो उस लॉ को बनाएंगे, क्या मिडिल क्लास बनाएंगे, या क्या उसको लोअर क्लास के लोग जो है ना बनाएंगे। तो वो कहता है रूल ऑफ द मिडिल क्लास। यहाँ हम उसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो कहता है सोसाइटी में ना दो कंटेंडिंग फोर्सेस होती है हर सोसाइटी में। एक होती है क्वांटिटेटिव फोर्सेस एंड द अदर इज़ क्वालिटेटिव फोर्सेस। तो क्वांटिटेटिव में जो है ना, जिस तरह नाम है इसका क्वांटिटी, तो मीन्स के मासेस ऑफ द पीपल जो है ना वो कंसिडर होंगे। और क्वालिटी में जो है ना, जो लोगों का जो पावर है, जो प्रेस्टीज है, जो वेल्थ है, वो जो है ना कंसिडर होगा। तो इस तरह दो कंटेंडिंग फोर्सेस है किसी भी सोसाइटी में, क्वांटिटेटिव फोर्सेस एंड क्वालिटेटिव फोर्सेस। तो कहता है अगर हम जो है ना इस तरह करें कि या तो हम किसी एक क्लास को रूल दे दें, मींस कि हम सिर्फ लोगों को रूल दे दें, मींस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को अगर हम कंसिडर करें और उनको सारा जो है ना रूल दे दें, तो भी जो है ना स्टेट बैलेंस नहीं रहेगा। और अगर हम वेल्दियर क्लास को, प्रेस्टिजियस क्लास को, या जो है ना जो इनके पास पावर है उनको जो है ना रूल दे दे, तो भी जो है सोसाइटी बैलेंस नहीं रहेगी। क्यों? इन दोनों का जो है ना क्लेम है टुवर्ड्स द पावर, लेकिन दोनों को हम जो है ना वो नहीं दे सकते पावर, रूल सॉरी। तो किसको देंगे रूल? जो है ना हम ऐसे क्लास को देंगे जिनमें कुछ क्वालिटीज़ जो है वो लोअर क्लास की हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो सोसाइटी में होते हैं, ज़ाहिर वो पुअर ही होते हैं ना, या मिडिल या जो है ना मिडिल क्लास ही होती है। और या जो है ना एक जो वेल्दियर क्लास है उनके दरमियान अगर हम एक बैलेंस कायम करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, मिडिल क्लास जो होती है जिनमें कुछ क्वालिटीज़ लोअर क्लास की होती है और कुछ क्वालिटीज़ जो है ना अपर क्लास की होती है। एक तो उनमें जो है ना रीज़न होता है, तो ये हो गया। दूसरा, उनके पास सेल्फ सफिशिएंट वेल्थ होता है, मतलब इतना भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं और इतना भी नहीं होता कि वो बिल्कुल लेक करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ को। तो ऐसा क्लास जिनमें रीज़न और जिनमें जो है और थोड़ा बहुत जो है ना वेल्थ भी होगा, थोड़ा बहुत मीन्स पावर भी होगा। तो यहाँ पर वो ना मिडिल क्लास की रूल की बात कर रहा है। यहाँ जो उसका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, वो कहता है कि सोसाइटी में जो दो कंटेंडिंग फोर्सेस है ना, तो दोनों जो है ना वो एक्सट्रीम है। तो जब हम इनके दरमियान एक मिडल पाथ निकालेंगे ना, मिडल पाथ निकालेंगे और पावर जो है ना वहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा, सोसाइटी जो है वो बैलेंस भी होगी, और वो क्या होगी, वो जो है ना जस्ट सोसाइटी भी होगी। जिस तरह से वो ना कहता है कि मतलब दो वाइसेस होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास कॉवर्डनेस है और एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रशनेस है। इसी तरह हर एस्पेक्ट को अगर आप कंसिडर करेंगे तो दो वाइसेस ही मिलेंगे आपको। तो उसके दरमियान करेज जो है ना वो एक विर्चू है दो वाइसेस के दरमियान। तो इसी तरह जो है ना एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास, उन दोनों को अगर हम पावर देंगे, दोनों में से किसी एक को अगर पुअर क्लास को देंगे, तो हो सकता है वो जो वेल्दियर क्लास है उनकी प्रॉपर्टी को जो है ना वो
कम्युनलाइज करे और उसको जो है ना जैसे कम्युनिस्ट करते हैं। और अगर हम अपर क्लास को पावर देंगे तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा जो है ना मिसयूज़ करे अपने पावर को, और लोअर क्लास जो है ना वो और ज़्यादा सब्जुगेट हो। तो इसलिए बेहतर है कि जो मिडिल क्लास है ना, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ लोअर क्लास की है और कुछ जो है ना अपर क्लास की है, तो रूल उनका हो। इसी तरह एक गोल्डन मीन का प्रिंसिपल उसने अडॉप्ट किया अपनी फ़िलासफ़ी में, और जो है ना यही एक बेसिस बनाया उसने अपनी जस्ट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, दूसरा जो वो कॉन्सेप्ट देता है अपने स्टेट को, अपने बैलेंस स्टेट को या जस्ट स्टेट को मेंटेन करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट देता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी। सो ये दोनों जो है ना मैं एक साथ ही समझा दूंगी। अच्छा, एरिस्टोटल जो है ना, जिस तरह एंशियंट ग्रीक में स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता था, तो वहाँ पर ना दो कैटेगरीज होते थे स्लेव्स की। एक होते थे नेचुरल स्लेव्स जो फिज़िकली जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो सॉरी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है बट मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और कुछ जो है ना स्लेव्स वो होते थे जो प्रिजनर्स होते थे वॉर्स के, और जब किसी नेशन को डिफीट होती थी तो वो वाले जो सोल्जर्स होते थे या मे बी सिटीजन्स, उनको जो है ना विक्टोरियस स्टेट जो है ना उनको स्लेव बना के रखता था। तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी है ना वो है अबाउट द नेचुरल स्लेव्स, यानी वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो है ना वो उनको जो है स्लेव्स नहीं मानता, क्योंकि वो कंसिडर करता है कि जो वॉर्स होती है ना वो जस्ट वॉर्स नहीं होती। मतलब स्टेट्स जो है ना अपने पावर को एक्सपेंड करने के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए या कुछ और पावर को इंक्रीज़ करने के लिए वॉर्स करती है। तो फिर वहाँ पे अगर जो बंदा स्लेव जो है ना होकर आ जाए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली जो है ना वो इन्फीरियर हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो सिर्फ होता है कि जब विक्टोरियस स्टेट होता है तो वो जो डिफीटेड नेशन होती है उनको स्लेव्स बनाती है। तो एरिस्टोटल थ्योरी इज़ नॉट अबाउट द दोज काइंड्स ऑफ स्लेव्स जो बाय लॉ बनते हैं, बट हिज थ्योरी ऑफ स्लेवरी इज़ अबाउट द नेचुरल स्लेव्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट किस तरह, वो कहता है कि जो सोसाइटी होती है ना उसमें डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। मतलब नेचुरली ही सोसाइटी ऐसी बनाई जाती या बनी होती है कि उसमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी होती है। कुछ लोग जो है ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते बट वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो एरिस्टोटल कहता है कि अगर आप सबको एक साथ ही एक तरह ही ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये उनके साथ इनजस्टिस होगी। तो जस्टिस ये है कि जो बेनिफिशिएंट इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में उनको एज इट इज़ ही कंसिडर किया जाए। यानी वो यहाँ भी प्लेटो को जो है ना वो नेगेट करता है। प्लेटो ने जिस तरह से वो एजुकेशन स्कीम दिया था और फिर उसमें 3 क्लासेस थी, और जो उसने ना स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन की थी 3 क्लासेस की, कि 3 क्लासेस होंगे इस तरह उनकी फंक्शन होंगी, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन उसने की। तो उस एरिस्टोटल इज अ बिट रियलिस्ट एज कम्पेयर टू द प्लेटो। तो एरिस्टोटल कहता है कि इंसान जिस तरह से है ना उसको इसी तरह ही डील किया जाए। यानी इंसान जो भी है ना, चाहे उसमें वीकनेसेस है, उसमें फ्लॉज है, जो भी है, तो आप उनको इसी तरह ही मतलब एक्सेप्ट करें। अगर हम प्लेटो की तरह करेंगे ना, जो प्लेटो ने पूरा स्कीम दिया था, तो उसमें क्या उसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन तो आप फैमिली के लेवल पर कर सकते हैं कि फंक्शनली स्पेशलाइजेशन करें, ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा। लेकिन स्टेट के लेवल पर जो ऑलरेडी ही उसमें डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, तो उसके लेवल पर इस तरह करना जो है ना यूनिटी को अचीव नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, तो वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट देता है। अनलाइक द डेमोक्रेटिक लिबरल्स जो अभी है, वो क्लेम करते हैं कि इक्वलिटी फॉर ऑल, वो क्लेम करते हैं। तो इक्वलिटी जो है ना फॉर ऑल नहीं हो सकता, और ये बहुत ही मैं समझती हूँ बहुत ही रियलिस्ट बात भी है कि बहुत सारे लोग जो है ना इक्वलिटी की बात करते हैं, और ये जो लिबरल लोग हैं ना ये इक्वलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप इसको लॉजिकली भी देखें ना, तो मतलब एक बंदा है फॉर एग्जांपल उसने किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस पीएचडी, तो आप उसको यूनिवर्सिटी में के लेवल पर या घर के लेवल पर माली नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ पोटेंशियल है, उसने कुछ अचीव किया है, तो आप उसको माली नहीं रख सकते। और जो माली है ना आप उसको किसी और जगह पर नहीं रख सकते। या तो स्टेट ऐसा करे कि बिल्कुल ही इस इक्वालिटी को ख़त्म करे, तभी ये क्लेम हो सकता है कि
प्रॉपर इक्वालिटी हो। लेकिन जब तक ये चीज़ें मौजूद है ना, कुछ लोग एजुकेशन में जो है ना वो कम होते हैं, कुछ लोगों ने एजुकेशन नहीं ली होती, कुछ लोग इकोनॉमिकली जो है एम्पावर नहीं होते हैं। तो इसी तरह जो इनइक्वालिटी है ना सोसाइटी में, स्टेट का तो काम है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, लेकिन स्टेट का ये काम नहीं है कि सबको जो है ना इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और इक्वल ट्रीटमेंट जो है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो इसी बेसिस पर ना वो एरिस्टोटल स्लेवरी को भी जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि नेचर ने ना इंसान को इसी तरह बनाया है, कुछ लोगों को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाए हैं तो वो ऐसा काम कर सकते हैं जो फिज़िकल वर्क हो, और जो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग जो लोग हो ना वो कर सकते हो, और जो लॉन्गर पीरियड के लिए वो तके बिना और मतलब उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो। कुछ लोगों को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, वो फिज़िकल काम नहीं कर सकते लेकिन वो ऐसा काम कर सकते हैं जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट में जिसमें हो। तो अब वो कहता है ये स्टेट नहीं, नेचर ने ही ऐसा ही इंसानों को बनाया। अब जो स्लेव है हम उसको जो है ना ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, इन्फीरियर ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, वो मेंटली इन्फीरियर है लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा है वो उसको नहीं कर सकता, और कुछ काम ऐसे होंगे जो स्लेव जो है, जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है जिसके पास, वो नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि स्लेवरी जो है ना वो इसलिए जो है वो इसलिए जस्टिफाई करता है कि वो कहता है कि स्लेवरी जो है ना वो नेचुरल है और वो यूज़फुल भी है। यूज़फुल किस तरह से है कि जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमी को चला सकते हैं, स्टेट की जो इकोनॉमी होती है। ठीक है, और वो स्टेट के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि जो मास्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने जो स्टेटमेंट्सशिप होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो अपना काम करेंगे, और जो क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन होगी ना स्टेट की, वो क्या होगा, वो जो है वो मास्टर करेंगे क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन, और जो है ना स्टेट को डेवलप करेंगे। और जो स्लेव्स होंगे वो क्या होंगे, वो फिज़िकल वर्क करेंगे, यू कैन से क्वांटिटेटिव काम जो है ना वो स्लेव्स करेंगे। और वो कहता है ये स्लेव्स के लिए और मास्टर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मास्टर के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जब वो अपना काम करेगा तो जो बाकी काम है वो स्लेव करेंगे, तो उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा अपनी जो उसकी वर्चू है उसको डेवलप करने के लिए, स्टेट के काम में इन्वॉल्व होने के लिए। और जो स्लेव्स है ना वो बाय नेचर इस तरह है कि वो खुद जो है ना नहीं रह सकते अपने आप, अपने बल पर। ठीक है, तो क्या होगा, उनको मास्टर की ज़रूरत होती है। अब एरिस्टोटल जो है ये नहीं कहता कि स्लेव जो है ना वो हमेशा ही स्लेव रहेगा। वो कहता है अगर कोई स्लेव जो है ना वो इस तरह हो कि उसने अपनी वर्चूज़ जो है ना वो डेवलप कर दी, तो उसका जो मास्टर है उसको फ्री भी कर सकता है। वो इसी तरह से ही वो अपने स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है, फिर उसको किस तरह से रूल किया जाएगा, और फिर जो है ना उसके बाद किस तरह से रूल्स या लॉज जो है वो कौन बनाएगा, और किस तरह से उस स्टेट की मेंटेनेंस होगी। इसी तरह से वो ये कॉन्सेप्ट देता है। अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट के बाद ना वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। वो जो है ना कहता है कि हर सोसाइटी जो है वो एक तरह का सिस्टम या वो एक तरह के रूल्स और लॉज जो है ना वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। सोसाइटीज़ जो है ना डिफ़र करती है, स्टेट्स डिफ़र करती है, एंड सेम इज़ द केस द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उसने जो है ना ग्रीक सिटी स्टेट्स में ट्रेवल करके कोई 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, और फिर उसने अपनी कंक्लूजन निकाली थी। उसने जो है ना गवर्नमेंट्स को या यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है स्टडी किया हुआ था। जब हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं ना, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, इनको इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एरिस्टोटल देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशंस और द स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसने स्टेट की जो क्लासिफिकेशन है वो क्वांटिटेटिव लेवल पर भी की थी, मींस द नंबर ऑफ पीपल रूलिंग, आइदर द स्टेट रूल बाय वन डिस्पोटिक रूलर और इज़ रूल बाय फ्यू पीपल और मैनी। सो इसी तरह नंबर ऑफ़ पीपल रूलिंग के बेस पर भी उसने क्लासिफिकेशन की थी। और दूसरी जो है ना पर्पज़ ऑफ द रूलिंग के ऊपर भी, यानी यू कैन से क्वालिटेटिव लेवल पर भी उसने क्लासिफिकेशन की। और वो कहता है कि स्टेट जो है ना उसका पता चलता है उसके पर्पज़ से, यानी वो जो है ना कितना अपने सिटीजन्स की जो वेलफेयर है वो माइंड में रखती है और किस तरह से रूल करती है, यानी आया वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं या वो जो है फॉर द पब्लिक गुड, या
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो इसी तरह उसने क्लासिफिकेशन की थी। सो अगर हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को देखें तो वो क्या कहता है, वो जो है ना इस तरह डिवाइड करता है स्टेट को। एक तो उसका जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है, किस तरह से वो, उसका पर्पस क्या है, और फिर जो है ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, और फिर उसका उलट फॉर्म भी दिया हुआ है कि अगर वो जो रूलर है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे तो वो परवर्टेड फॉर्म होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। और अगर वो पब्लिक गुड के लिए काम करे तो वो जो है ना नॉर्मल, हम कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर जो है ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें एक ही बंदा रूल करे लेकिन उसका पर्पस जो है वो क्या हो, पब्लिक गुड हो, तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। और उसका जो परवर्टेड फॉर्म है, परवर्टेड फॉर्म मीन्स कि अगर वो वही बंदा जो पब्लिक गुड के लिए काम करे वो ही जो है करप्ट हो जाए और जो है ना पीपल को, लोगों को, पब्लिक को ऑप्रेस करे और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू करे, तो फिर वही फॉर्म को हम फिर क्या बोलेंगे, वी वुड से कि ये टायरनी है या टेरिनी भी कुछ लोग बोलते हैं। ओके, अगर अगर कुछ लोग रूल कर रहे हैं और वो पब्लिक गुड के लिए रूल कर रहे हैं और वो जो क्लास है, वो सोसाइटी में जो हाई सोशल क्लास है वो लोग रूल करें पब्लिक गुड के लिए, तो हम उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन अगर वही हाई सोशल क्लास जो है वो करप्ट हो जाए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे, सो द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी वुड बी ओलिगार्की। सिमिलरली अगर जो है बहुत सारे लोग रूल करें लेकिन उनका पर्पस जो है वो पब्लिक गुड हो तो होगी पॉलिटी। और अगर जो है उनका पर्पस जो है करप्शन हो या सेल्फ इंटरेस्ट हो, वो करप्टेड क्लास हो और वो सेल्फ इंटरेस्ट को परसीव करे, तो फिर क्या होगी, वो फॉर्म जो हैगी वो डेमोक्रेसी होगी। तो इसी तरह से वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लेवल पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। एरिस्टोटल जो है वो सिटीजनशिप को एक ड्यूटी मानता है टुवर्ड्स स्टेट। यानी जैसे अभी जो हम करंट मॉडर्न पॉलिटिक्स में देखते हैं कि हर कोई बंदा जो है जो एक स्टेट में रहता है और जो वहाँ उसकी बर्थ हुई हो या जो है उसने कोई किसी प्रोसेस से एक स्टेट की जो है सिटीज़नशिप एक्वायर की हो, तो हम उसको उस स्टेट का सिटीजन्स उनको मानते हैं। लेकिन एरिस्टोटल के लिए हर वो बंदा जो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, जुडिशरी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो सिर्फ वही बंदा जो है सिटीज़न है। इट मीन्स कि ऑल द रेजिडेंट्स इन द स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन्स। और वो कहता है कि ज़रूरी नहीं कि एक बंदा एक गुड मैन है तो वो गुड सिटीज़न भी होगा। अपनी बुक नाइकोमैकियन एथिक्स में ये बात करता है, कहता है कि इंसान अच्छा हो सकता है, एक बंदा जो है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो है ना एक अच्छा सिटीज़न भी हो। अच्छा सिटीज़न होना जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वो पॉलिटिकली जो है एक्टिव है, कितना वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो उसकी अगर हम सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट देखें तो वोमेन को, चिल्ड्रन को, ओल्ड पीपल को, और जो स्लेव्स होते हैं और जो एलियन पीपल होते हैं, फॉरेन एलियंस जो फॉरेन कंट्रीज से जो है लोग आते हैं, तो उनको वो क्या करता है, उनको सिटीजन्स नहीं मानता। वोमेन को बिकॉज ऑफ देयर फिज़िकल वीकनेस और उनका जो काम होता है ना घर के अंदर, ज़्यादा उनका रोल होता है, तो इस वजह से चिल्ड्रंस जो है वो ज़ाहिर है जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओल्ड पीपल जो है उनकी फ़िज़िकली भी वीक होते हैं, मेंटली भी उनका लेवल जो है वो डिटेरिएट कर जाता है लास्ट टाइम में। और स्लेव्स जो है होते हैं वो तो ऑलरेडी कहता है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है वो उनमें रीज़न नहीं है, वो वीक है, तो इस वजह से वो क्या करता है, इन सारे लोगों को सिटीज़नशिप से एग्जैम्प्ट करता है या इनको एक्सक्लूड करता है। अच्छा, अब जब हमने बात की एरिस्टोटल की ह्यूमन नेचर को, उसने एक्सप्लेन किया, फिर एक स्टेट बनाने की बात की, फिर उसकी मेंटेनेंस की बात की, उसकी जो है ना क्लासिफिकेशन भी कर दी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एरिस्टोटल जो है वो रिवोल्यूशन को मानता है या नहीं मानता? क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट जो है, हर हर स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। यानी अगर एक स्टेट बन जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर बन गया वो हमेशा जो है फॉलो होंगे और वहाँ के लोग हमेशा खुश होंगे और कोई रिवोल्यूशन नहीं आएगी। तो वो कहता है जितना एक कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाना आसान है, उतना ही उसमें जो है रिवोल्यूशन लाना भी आसान है। उसमें रिवोल्यूशन भी आता है टाइम के साथ, लेकिन वो कहता है अगर हम
एक रिवोल्यूशन को बिगाड़ सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन को जो है ना वो दोबारा स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। अगर हम एरिस्टोटल की रिवोल्यूशन की बात करें ना, अभी तो हम रिवोल्यूशन को क्या मानते हैं, रिवोल्यूशन उस अब्रप्ट चेंज को कहते हैं इन द सोसाइटी, जो एक स्ट्रक्चर को जो है ना बिल्कुल उलट कर रखते, दूसरा सिस्टम जो है वो ले आए, बिल्कुल ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर दे, लाइक दैट वी सी इन द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इन चाइना, इन रशिया, एंड ऑल्सो द रिवोल्यूशन इन फ्रांस एट्सेट्रा। सो एरिस्टोटल के लिए जो है ना हर छोटा सा चेंज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाए तो वो रिवोल्यूशन है। यानी अब जो हम रिवोल्यूशन मानते हैं, एरिस्टोटल इस रिवोल्यूशन की बात नहीं करता। उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा चेंज हो, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, या गवर्नमेंट का फॉर्म भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए जो है वो रिवोल्यूशन है। तो वो कहता है कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। जैसे अभी हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो कहता है कि जिनके पास पावर है ना, हमने मिडिल क्लास की बात की, जो वो रूल करेंगे, तो वो कहता है ऐसा हो सकता है कि उनमें जो है पावर जब बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पावर गेन करें या बहुत ज़्यादा पावर जो है एक्यूमुलेट हो जाए, तो हो सकता है कि उनकी जो वर्च्यू है, जो उनकी गुडनेस है, वो लॉस्ट हो जाए, और फिर जो है वो क्या करे, वो पावर को अब्यूज़ करे। तो ऐसे फॉर्म में जिसमें हमने जो है 6 कैटेगराइजेशन हमने की थी, मोनार्की, टेरिनी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, तो वो कहता है ये ना पूरा एक साइकिल है। जैसे हमने बात की, अगर एक बंदा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, तो वो क्या होगा, टिरेनी होगी, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा तो वो क्या होगा, वो मोनार्की होगी। तो वो कहते हैं ये एक प्रॉपर साइकिल में चलता है, टाइम के साथ साथ ये पूरा साइकिल में चलता है। पहले मोनार्की होती है, जब वो बंदा करप्ट हो जाए तो फिर क्या होती है, वो टिरेनी हो जाती है, और इस तरह जो है ना ओलिगार्की, और फिर जब वो करप्ट हो जाए तो एरिस्टोक्रेसी रिप्लेस होती है, और फिर पॉलिटी एंड सिमिलरली डेमोक्रेसी। और ये जो रिवोल्यूशन है या जो चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो इस साइकिल के थ्रू इसी तरह ही चलता है। मोनार्की रिप्लेस करती है टेरिनी रिप्लेस करती है मोनार्की को, फिर ओलिगार्की टेरिनी को। जो भी फॉर्मर सिस्टम होता है, जो भी फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो जो है रिप्लेस होता है बाय द लेटर वन। सो इसी तरह जो है ये साइकिल चलता है। अच्छा, अब वो ये भी बात करता है कि ऐसा तो है कि चेंज जो है ना वो लॉ ऑफ नेचर है, चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रूलर होते हैं वो डिस्पोटिज्म को ना यूज़ करे, वो जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ना इन्हांस करे, और वो जो है पब्लिक गुड को देके वो जो है ना लोगों की जो मोरल डेवलपमेंट है वो करे, गुडनेस जो है उनमें इनकलकेट करे, उनकी जो राइट्स है उनको फुलफ़िल करे। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिवोल्यूशन जो है फिर नहीं आएगा। ये तो एक नेचुरल फैक्ट भी है कि हम क्यों देखते हैं चाइना में क्यों कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आया था, क्योंकि माओ से पहले जो रिजीम्स थे चाइना में, उनमें क्या था कि चाइना के लोगों की जो लाइफस्टाइल थी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। तो ये जो रिवोल्यूशंस होते हैं ना, ये जो जो स्लाइट चेंजेस होते हैं ना, वो उन सोसाइटीज़ में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल फ्लो के साथ और वो स्लो स्लाइड चेंज के साथ जो है ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके। लेकिन रिवोल्यूशन जो होते हैं, जो अब्रप्ट चेंज आता है, पूरे सिस्टम को उलट पुलट जो रखता है, तो वो वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो, या बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो, या बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो, तो वहाँ ही जो है इसी तरह का सिस्टम आता है। तो वो कहते हैं अगर रूलर्स जो है, रूलिंग क्लास जो है, रूलर्स जो है, वो इन कंडीशंस को या इन प्रॉब्लम्स को जो कैटर कर सके, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि रिवोल्यूशन जो है वुड नॉट टेक प्लेस इन दैट स्टेट। सो अगर हम कंक्लूड करें पूरे डिस्कशन को, तो हम कह सकते हैं एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर दैट वॉज बोर्न इन स्टैगरा, वन ऑफ द सिटी इन मैसिडोनिया। और वो जो था प्लेटो का एक ग्रेटेस्ट स्टूडेंट था, ऑल्दो ही वॉज अनग्रेटफुल टू। ये हम जो है ना दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह वो अनग्रेटफुल था, किस तरह उसकी और प्लेटो की जो है डिसएग्रीमेंट्स हुई थी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी वो एक ग्रेटेस्ट स्टूडेंट था प्लेटो का, और वो जो है ना वो रियलिस्ट था। इस वजह से वो कोई
आइडियल किंग पर बिलीव नहीं करता था। वो कहता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो जो कल्चरल वैल्यूज़ है सोसाइटी के उसको भी एक्सेप्ट करता था, उसको भी इम्पोर्टेंस देता था। और वो जो है ना रूल बाय रीज़न का एक आर्डेंट सपोर्टर था। वो कोई सोल पर्सन की रूल की सपोर्ट में नहीं था। और उसने सिटीज़नशिप को जो है ना एक ड्यूटी मानी थी, और उसी बेसिस पर जो बेनिफिशियल इनइक्वलिटी है उसकी बेसिस पर स्लेवरी को जस्टिफाई भी किया हुआ था।